यह सीडीपी या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज का पहला वीडियो है। इसी प्रकार की वीडियो हिंदी टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज तथा पर्यावरण 500 प्रश्नों की सीरीज का वीडियो कई पार्टों में डाला गया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना किस वर्ष की गई? सन 1947 में, सन 1948 में, सन 1949 में, सन 1950 में। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सन 1947 में। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना सन 1947 में की गई। इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति के संस्तुति के आधार पर की गई है। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के प्रमुख कार्य क्या है? ए निर्देशन, बी प्रशिक्षण, सी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन, डी इसमें से सभी। इसका सही आंसर है इसमें से सभी। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश का मुख्य कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कराना, चयन कार्य करना, शोध कार्य करना, परियोजना बनाना, प्रकाशन कार्य करना, अनुवर्ती कार्य करना आदि कार्य हैं। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ए उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। बी उसे कक्षा में एक कोने में बैठने का जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट साफ करने का कार्य करने का काम देंगे। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे बालकों को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना उपयुक्त होता है। अर्थात ऐसे बालकों को आप क्लास का मॉनिटर बना सकते हैं जिससे वह सक्रिय बालक अपने कार्य में व्यस्त रहे। परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। उपरोक्त में से इसका सही आंसर है डी उपरोक्त में सभी। परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझाना, बच्चों की समस्याओं का परीक्षण करना, समस्याओं का पता लगाना, बच्चों में समायोजन शक्ति का विकास करना, बच्चों के संदर्भ में भविष्य के कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, बच्चों को सही स्थिति से अवगत कराना आदि परामर्श के मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक बालक वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? ए नियमित विद्यालय में, बी विशिष्ट विद्यालय में, सी समावेशी विद्यालय में, डी एकीकृत विद्यालय में। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी समावेशी विद्यालय में। NCF 2005 के अनुसार किसी भी बालक को जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से कम सक्षम हो तो ऐसे विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है योग्यता के आधार पर समूह बनाना, दोहरी कक्षा उन्नति देना, कार्य को समृद्ध बनाना, विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है कि कार्यक्रम को समृद्ध बनाना चाहिए। यदि हम योग्यता के आधार पर समूह बनाते हैं, कम योग्यता वाले बच्चों के मन में कुंठा की भावना जागृत होगी। सही आंसर होगा कि कार्यक्रम को हम लोग समृद्ध बनाएं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है पूछ रहा है। एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उन्हें दैनिक कार्यक्रमों में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित तरीका उपयुक्त हो सकता है, जैसे कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना जिससे सीखना आसान हो जाएगा, विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, अधिगम की वैकल्पिक तरीकों की पेशकश,
उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश आदि होना चाहिए। शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, उनके विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, न कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? यहाँ नहीं है पूछ रहा है। ये दिया है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना सम्मिलित नहीं है। रटने को कम महत्व देना यह सम्मिलित है। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्रदान करना यह भी शामिल है। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना यह भी शामिल है। इसके अलावा जो है लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, समावेशी शिक्षा प्रदान करना आदि। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर बताएं। इसका आंसर जो है दिया है बुक में दिया है उपरोक्त सभी, लेकिन बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना मूल्यांकन का यह मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसके मुख्य उद्देश्य जो हैं, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह मूल्य निर्धारण में शैक्षिक स्तर तथा विद्यार्थियों की उपलब्धियों को जानने में सहायक होती है। इसके मूल्य उद्देश्य हैं बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उनका समाधान करना और अधिगम प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना। बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना मूल्यांकन का मूल्य उद्देश्य नहीं होता है। व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है अलग अलग समय किया जाने वाला मूल्यांकन, अध्यापकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन, लंबी अवधि के कई टेस्ट, विद्यार्थियों को समृद्धि के शैक्षणिक व सशैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि शैक्षणिक और सशैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन करना, यानी विद्यार्थियों के हर क्षेत्र का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन में आता है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों के अधिगम शैलियाँ। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों पर ध्यान रखता है, लेकिन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता है। विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा से, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। विशेष शिक्षा ऐसे छात्रों को दी जाती है जो बौद्धिक क्षमता में कम होते हैं, ताकि अतिरिक्त सहायता से वे सामान्य बच्चों की तरह अपना अधिगम में सुधार ला सकें। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ए, कक्षा के साथ, बी, उच्च कक्षा के साथ, सी, समृद्धकरण कार्यक्रमों के द्वारा, डी, जब वे चाहें। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, समृद्धकरण कार्यक्रमों के द्वारा। कक्षा में मेधावी छात्रों को समृद्धीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए तथा उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहें। अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? ए, समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अभियोग्यता का अर्थ होता है समायोजन की क्षमता, सीखने या अधिगम की क्षमता तथा तार्किकता की क्षमता का समावेश होता है। अतः अभियोग्यता में सभी बातें आती हैं जो मनुष्य के जीवन के बौद्धिकता की वृद्धि करती हैं। वर्तनी वाचन गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। धीमी गति से सीखने वालों की, सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की, अधिगम निर्योग्य बालकों की। इसका सही आंसर बताएं।
इसका सही आंसर होगा डी, अधिगम निर्योग्य बालकों की। वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता एक अधिगमकर्ता निर्योग्य बालकों की विशेषता होती है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार हैं। ए, चलाघात या अप्रेक्सिया। बी, पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया। वाक संबंध रोग, भाषाघात या अफेसिया। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा भाषाघात या अफेसिया। भाषाघात जो है भाषा अवबोधन से संबंध विकार होता है। भाषाघात या अफेसिया मस्तिष्क का एक ऐसा विकार होता है जिसमें व्यक्ति के बोलने और लिखते हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं अस्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा लक्षणों की पहचान की क्षमता होना अति आवश्यक होता है, अतः उन्हें इसका प्रशिक्षण दिया जाना अति आवश्यक होगा। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता रिक्त स्थान कहलाती है। डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डिस्प्रेक्सिया। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। यह एक प्रकार का विकार होता है जिसमें बच्चे गति तथा समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। यही कारण होता है कि वे अपनी ओर से तेजी से आती हुई गेंद को नहीं पकड़ पाते हैं, जबकि डिसलेक्सिया पठन विकार, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार होता है और डिस्फेजिया भाषा विकार होता है। अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता। एक स्थिर अवस्था है, एक अचर अवस्था है। जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति हानि करे। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा एक स्थिर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है। सामान्य भाषा में अधिगम निर्योग्यता का अर्थ होता है सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति का होना। अधिगम निर्योग्यता निम्न बातें निहित होती है। यह अस्थायी स्वरूप का होता है, जिसका अर्थ है कि यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहता है। यह कोई विकृति नहीं होता, बल्कि विकृतियों का एक विषम समूह होता है। अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ए दिया है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बी दिया है वह जो प्रभाव एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। सी दिया है जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बुद्धिमान बच्चे का यह लक्षण नहीं होता है कि जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बुद्धिमान बच्चों में निम्न गुण पाए जाते हैं। वह अमूर्त रूप से सोचते हैं, वह प्रतिभापूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखते हैं, वे परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकते हैं, वह आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि रखते हैं, वह बुद्धि परीक्षाओं में उच्च बुद्धि लब्धि प्राप्त करते हैं। अतः बहुत लंबे निबंधों को रटने की योग्यता बुद्धिमान बालक के लक्षण नहीं होते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है इसे लाइक कर दें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।